नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर एन विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से रिलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जिसे कि हम इंडस्ट्री में केपीआईज या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कहते हैं। तो दोस्तों, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, किसी भी फंक्शंस के लिए अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए जो इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, इनको आइडेंटिफाई करना भी बहुत जरूरी होता है। तो काफ़ी सारी जगहों में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि कौन कौन से अच्छे इंडिकेटर्स हैं, कौन कौन से अच्छे मैट्रिसेस हैं जो कि हमारे लिए मॉनिटरिंग करने के बाद में कंपनी के ग्रोथ के लिए, ओवरऑल में डिपार्टमेंट के ग्रोथ के लिए और लोगों के लिए भी सही रहेगा। तो हम लेके आए हैं आपके लिए 15 इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, केपीआई क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर्टेनिंग टू मेंटेनेंस डिपार्टमेंट्स। तो ये सारे जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रहेंगे, हम आपको बताएंगे वो होता क्या है, उसको कैसे मेजर करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, और कैसे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस को इंप्रूवमेंट करने के लिए। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस इंडिकेटर हमने लिया है वो है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। हालांकि ओई को सिर्फ मेंटेनेंस से कहना गलत होगा, लेकिन कोई ना कोई डिपार्टमेंट इसको मॉनिटरिंग तो करता ही है। हालांकि अगर बात करें तो काफ़ी सारे कंपनियों में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसको मॉनिटरिंग करता है, ठीक है ना। फिलहाल हमने इसको मेंटेनेंस के पास में रखा हुआ है। ये वैरी कर सकता है कंपनी टू कंपनी, ठीक है। तो ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, तो दोस्तों ये जो है एलिमेंट, इसमें 3 क्राइटेरियाज होते हैं, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी। आपको तीनों को मॉनिटरिंग करना पड़ता है और उसके बाद में फिर तीनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू निकलता है वो होता है आपका फाइनल ओईई, ठीक है ना। तो हमने जो यहाँ पर जो केस लिया है वो होता है मशीन अवेलेबिलिटी जो है यहाँ पर 90% का है, परफॉर्मेंस है 95% का है और क्वालिटी आउटपुट जो है, क्वालिटी रेट जो है 98% का है। तो ये हो गया 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.95 मल्टीप्लाई बाय 0.98 यानी कि 83.7%, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है हमको कि हमारा जो मशीन है इफेक्टिवली 83.7% टाइम जो है इफेक्टिवली यूटिलाइज हो रहा है। बाकी कुछ वेस्टेजेस वगैरह हो रही हैं जो कि हम यहां पर देख पा रहे हैं। अब आपको उसको एनालाइज करना है और इंप्रूवमेंट करना है। हालांकि एनालाइज और इंप्रूवमेंट जो है अगेन एक क्रॉस फंक्शन टीम की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नेक्स्ट जो इंडिकेटर है दोस्तों, ये है मीन टाइम बिटवीन फेलियर, जिसे कि हम शॉर्ट में इंडस्ट्री में एमटीबीएफ कहते हैं, ठीक है ना। तो एमटीटीआर और एमटीबीएफ 2 क्रिटिकल इंडिकेटर्स होते हैं मेंटेनेंस के लिए। तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर जो होता है, ये बेसिकली है मीन टाइम बिटवीन फेलियर, मतलब 2 फेलियर के बीच में, तो 2 फेलियर जो हो रही है इसका बीच का मीन यानी कि एवरेज टाइम क्या है, ठीक है ना। अगर 3 फेलियर हो गया तो समझो कि यहाँ पर 2 मिनट है, यहाँ पर 3 मिनट है, तो एवरेज क्या निकल कर आ जाएगा, है ना, 2.5। तो उसी के यहाँ पर बात कर रहा है। तो 2 फेलियर के बीच में कितना टाइम हो रहा है ऑन एन एवरेज में। हायर मीन टाइम बिटवीन फेलियर मीन्स बेटर रिलायबिलिटी ऑफ मशीन, आपका मशीन का बेटर रिलायबिलिटी है, ठीक है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर एक मशीन जो है 3 बार फेल हुआ है और 150 आवर्स ऑफ ऑपरेशन में, ठीक है ना, तो एमटीबीएफ क्या हो जाएगा, टोटल जो आपका ऑपरेशनल आवर जो है 150 का है, उसमें 3 बार का फेलियर हो गया है और ये आया है 50 आवर्स, यानी कि ऑन एन एवरेज हर 50 आवर्स में एक बार फेलियर हो रहा है। ये इससे हमको पता चल रहा है। तो होना क्या चाहिए, ये बढ़ना चाहिए, यानी कि अल्टीमेटली फेलियर तो 0 ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो जितना एमटीबीएफ बड़ा रहेगा उतना बेटर है। तो हमारा एम होना चाहिए कि फेलियर को कम करे, ठीक है ना, एमटीबीएफ आपका बढ़ेगा। नेक्स्ट जो है मीन टाइम टू रिपेयर, एमटीटीआर, ठीक है ना। ये क्या हो गया, एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू रिपेयर ए पीस ऑफ इक्विपमेंट। मीन टाइम टू रिपेयर यानी कि एक फेलियर हुआ, दूसरा फेलियर हुआ, तो ये फेलियर को रिपेयर करने में, फिर इस फेलियर को रिपेयर करने में ऑन एन एवरेज कितना टाइम लग रहा है, यहां पर हम उसकी बात करेंगे। और ये क्या होना चाहिए, लोअर द बेटर। तो रिपेयरिंग करने का टाइम हमारा कम लगना चाहिए। तो मीन टाइम टू रिपेयर जितना लोअर रहेगा उतना बेटर होगा। एग्जाम्पल क्या है, इफ इट टेक 6 आवर्स टू रिपेयर अ मशीन, मशीन को रिपेयरिंग करने में 6 घंटा लग रहा है ऑन वन ओकेजन, एक बार, और दूसरी बार कितना लगा, 4 घंटा लगा, ठीक है ना। तो 6 घंटा लगा पहला रिपेयरिंग में, दूसरा रिपेयरिंग में लगा 4 घंटा, डिवाइडेड बाय 2 बार हुआ है, तो ऑन एन एवरेज क्या आया है, 5 घंटा, यानी कि ऑन एन एवरेज 5 घंटे का टाइम लग रहा है हमको रिपेयरिंग करने में। और ये लोअर द बेटर होगा। जितना जल्दी जल्दी हम रिपेयरिंग करेंगे मशीन की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी,
और हमने OEE देखा था, उसमें एक एलिमेंट था अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी बढ़ेगी यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी कि आपका OEE बेटर होगा। फोर्थ जो एलिमेंट है दोस्तों, ये है प्लान्ड मेंटेनेंस परसेंटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहां पर हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जिसे हम शॉर्ट में बोल रहे हैं PMP। मेंटेनेंस का एलिमेंट है प्लान्ड मेंटेनेंस परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज ऑफ मेंटेनेंस एक्टिविटी दैट आर प्लान्ड वर्सेस अनप्लान्ड। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम क्या होना चाहिए, सारा प्लान के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि मेंटेनेंस प्लान्ड वाला प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होना चाहिए। अगर आप ज्यादा टाइम लगा रहे हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में, जो कि अनप्लान्ड है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में अगर ज्यादा टाइम जाया है कंपनी का, मैन पावर का, मेंटेनेंस का, तो सही नहीं है। तो उसको ट्रैक करने के लिए हमने PMP का मैट्रिक्स यहां पर लिया हुआ है। अब एग्जांपल क्या है हमारे पास, इफ देयर आर 50 मेंटेनेंस एक्टिविटीज इन ए मंथ, महीने में टोटल मेंटेनेंस की एक्टिविटी होगी 50, और 50 में से 40 जो है प्लान्ड है, यानी कि मान लेते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस 40 हो गया, और 10 क्या हो गया, अनप्लान्ड, जो कि हो गया ब्रेकडाउन, है ना। ब्रेकडाउन आप प्लान नहीं करते हैं। हम कितना टाइम लगा रहे हैं प्लान्ड एक्टिविटीज में, 40 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ऑन एन एवरेज हम क्या कर रहे हैं, 80% टाइम हमारा प्लान्ड एक्टिविटीज में लगा रहे हैं, बाकी हमारा अनप्लान्ड एक्टिविटीज होता रहता है, जो कि गड़बड़ है। तो ये जो 20% हमारा यहां पर बच रहा है अनप्लान्ड एक्टिविटीज में या ब्रेकडाउन में जा रहा है, इसको कम करना है। तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो हमारा बढ़ना चाहिए। आइडियली सब कुछ प्लान्ड यानी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में, या जो भी आप एक्टिविटी करते हैं प्रिवेंटिव में, प्रेडिक्टिव में कर लीजिए, ओवरऑलिंग में कर लीजिए, ठीक है ना, वो सारा प्लान्ड में हो जाएगा। नेक्स्ट जो एलिमेंट है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, यह है मेंटेनेंस कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ रिप्लेसमेंट एसेट वैल्यू, RAV। यानी कि टोटल जो हमारा रिप्लेसमेंट का जो कॉस्ट लग रहा है कंपनी का, उसके प्रोपोर्शन में हमारा मेंटेनेंस का कॉस्ट कितना है। तो यहां पर जो हमने एग्जांपल लिया इसको समझने के लिए, कि टोटल मेरा रिप्लेसमेंट एसेट वैल्यू RAV जो है कितना है, ये है 1 करोड़ का। उसमें से एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट लगा कितना, 5 लाख का लगा। तो ये जो 5 लाख है, ये टोटल RAV का कितना बन रहा है, 5%, ठीक है ना। यानी कि इससे क्या पता चल रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट इज 5% ऑफ द टोटल एसेट वैल्यू, ठीक है ना। तो हमारा क्या होना चाहिए, जितना हमारा ये मेंटेनेंस कॉस्ट कम रहेगा उतना बढ़िया है। तो कंपनी का अपना टारगेट हो सकता है, टारगेट के हिसाब से इसको ट्रैक करेंगे और इसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। इंप्रूव मतलब हो गया आपका मेंटेनेंस कॉस्ट कम होना चाहिए। मेंटेनेंस कॉस्ट कम मतलब होता है बेसिकली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में कॉस्ट लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ब्रेकडाउन में ज्यादा जा रहा है तो ये आपका नुकसान है। तो कुछ हम रेशियो लेके चलेंगे कि कितना रहना चाहिए। तो आप कंपनी का जो भी है, आप उस हिसाब से टारगेट लेके चल सकते हैं, मुझे इसको इंप्रूवमेंट करना है। नेक्स्ट जो हमारा मैट्रिक्स है दोस्तों, ये है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कंप्लायंस, ठीक है, PMC हम इसको कह रहे हैं, यानी कि परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टास्क कंप्लीटेड ऑन टाइम। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है दोस्तों बहुत सारी कंपनी में, कि जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का जो प्लान रहता है PM का, है ना, काफी बार क्या होता है, प्लान ही बना रह जाता है, अधेरेंस नहीं होता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन। कभी तो प्रोडक्शन वाले ही मशीन फ्री नहीं करते हैं, कभी रॉ मटेरियल आया नहीं है तो खाली पड़ा हुआ है, लेकिन मेंटेनेंस करने के लिए जब गए तो पता चला कि रॉ मटेरियल आ गया, चलो छोड़ो अभी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बाद में करना, मंथ एंड हो गया, मशीन तो दे ही नहीं सकते हैं, वगैरह वगैरह, है ना। तो बहुत सारी इश्यू रहती है। तो काफी सारी कंपनियों में क्या होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान तो होता है, लेकिन उसका अडेरेंस ढंग से नहीं हो पाता है, और इसके वजह से ब्रेकडाउन भी बढ़ता है, ठीक है ना। तो हमने एग्जाम्पल जो लिया है, एग्जाम्पल हमारा क्या है, 20 प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टास्क आर शेड्यूल्ड एंड 18 आर कंप्लीटेड ऑन टाइम, ठीक है। तो 20 में से 18 ही कंप्लीट हुआ है टाइम पर, 2 कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि कंप्लायंस जो है 90% का है। होना क्या चाहिए, 100% होना चाहिए, है ना, जितना प्लान किया उतना होना चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगा, परफॉर्मेंस इंडिकेटर हो जाएगा, KPI हो जाएगा मेंटेनेंस के लिए। आप सिंपल भाषा में कहें तो इसको प्लान वर्सेस एक्चुअल भी इसको कर सकते हैं। तो 100% कंप्लायंस यहां पर आपका होना चाहिए। नेक्स्ट जो है एलिमेंट दोस्तों, बैकलॉग ऑफ मेंटेनेंस वर्क ऑर्डर। तो मेंटेनेंस का वर्क ऑर्डर दोस्तों, इसको भी ट्रैक करना, कितना बैकलॉग जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ पेंडिंग मेंटेनेंस वर्क ऑर्डर, कितने पेंडिंग जा रहे हैं, ठीक है। जितना ये लोअर रहेगा उतना बेटर रहेगा, यानी कि टास्क आपने जो प्लान किया है अगर वो कंप्लीट नहीं हो रहा है
तब तो प्रॉब्लम ही है। इफ देयर आर 100 वर्क ऑर्डर्स इशूड इन अ मंथ एंड 25 आर स्टिल ओपन एट द एंड ऑफ द मंथ, द बैकलॉग इज 25, ठीक है ना। 100 में से 25 यानी कि 25% आपका पेंडिंग जा रहा है। तो आइडियली क्या होना चाहिए, यहां पे आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए, कंप्लायंस जो है आपका 100% होना चाहिए, ठीक है ना। 100% का कंप्लायंस होना चाहिए, यानी कि जितने भी वर्क ऑर्डर निकले हैं टाइमली सारे कंप्लीट हो। एंड बैकलॉग जो है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, नो बैकलॉग, कुछ पेंडिंग नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। यहां पर 25 पेंडिंग जा रहा है, तो इस तरीके से आप टारगेट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो एलिमेंट है दोस्तों, इक्विपमेंट का डाउन टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल है, मेजोरिटी कंपनी इसको रखती ही हैं। टोटल टाइम दैट इक्विपमेंट इज नॉट ऑपरेशनल ड्यू टू मेंटेनेंस। तो ब्रेकडाउन कितना हो रहा है, एक तरीके से बात करें तो ब्रेकडाउन जितना रहेगा मशीन की अवेलेबिलिटी उतनी इंपैक्टेड होगी। अवेलेबिलिटी इंपैक्टेड होगी तो आपका ओई जो है ये डाउन जाएगा, प्रोडक्टिविटी का टारगेट अचीव नहीं होगा, कस्टमर का डिलीवरी इंपैक्टेड होगा, ठीक है ना। तो यहां पर हमने क्या एग्जांपल लिया डाउन टाइम में, अगर कोई क्रिटिकल मशीन है, बॉटलनेक मशीन है, डाउन फॉर 15 आवर्स इन अ मंथ, महीने में 15 घंटे के लिए उसका डाउन टाइम निकल के आ रहा है ड्यू टू breakdown maintenance. This downtime is tracked and used to identify opportunity for reducing it to improve availability. तो जो भी डाउन टाइम आपका है, ब्रेकडाउन टाइम जो है ना, उसको आपको आइडियली कितना करना चाहिए, 0। मशीन 100% अवेलेबल आपका होना चाहिए। प्रोडक्शन को जब भी जरूरत पड़े मशीन की, मशीन शुड बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन इन गुड कंडीशन। ये टारगेट होना चाहिए मेंटेनेंस का। हालांकि सिर्फ मेंटेनेंस का नहीं होता है, इसमें प्रोडक्शन का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। काफी बार प्रोडक्शन वाले ही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते मशीन को, जिसकी वजह से ब्रेकडाउन होता है। तो दोनों की जिम्मेदारी बनती है। हालांकि मेंटेनेंस की भी जिम्मेदारी बनती है, प्रोडक्शन वालों को ऑटो मेंटेनेंस सिखाएं, मशीन के बारे में जानकारी दें, बेसिक रखरखाव जो मशीन का है वो प्रोडक्शन करे तो बेटर है। और जो एक्सपर्टीज वाला जो काम है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रेडिक्टिव करना है, ओवरहॉलिंग करना है, ठीक है ना, करेक्टिव मेंटेनेंस करना है, ये सारी चीजें मेंटेनेंस वाले करें तो बेटर है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, स्पेयर पार्ट्स इन्वेंट्री टर्नओवर, ठीक है ना। तो यहां पर मेजर कर रहे हैं हम हाउ ऑफन स्पेयर पार्ट्स इन्वेंट्री यूज्ड एंड रिप्लेनिश्ड, ठीक है ना। तो जितना जल्दी जल्दी हम रिप्लेनिश करेंगे, जितनी बार करेंगे उतना अच्छा है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर हायर द बेटर, ठीक है ना, जितना ज्यादा रहेगा उतना बेटर है, अपर साइड में होना चाहिए। एग्जाम्पल हमने लिया है, if a company uses and replenishes its spare parts inventory 4 times in a year, 4 बार में टर्नओवर हो रहा है, तो ये दिखाता है कि कितना एफिशिएंट है मेरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हायर द बेटर। नेक्स्ट जो एलिमेंट है दोस्तों, मेंटेनेंस का ओवर टाइम आवर्स है। ये भी बहुत जगह में सिरदर्द रहता है, प्रोडक्शन का भी रहता है, मेंटेनेंस का भी रहता है, काफी बार क्वालिटी भी बहुत ओवर टाइम करते हैं, ठीक है ना। तो मेंटेनेंस में जो लोग काम कर रहे हैं कितना ओवर टाइम ले रहे हैं। अब ओवर टाइम का मतलब नहीं स्टे कर रहे हैं, आवर्स तो लगता ही है, कंपनी के लिए कॉस्ट भी होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि मेंटेनेंस के लोग दिन भर हैं, 8 घंटे का ड्यूटी है, और दिन भर जो भी अपना काम कर रहे हैं, काफी बार तो काम नहीं हो रहा होता है, खाली बैठे रहते हैं, और जैसे छुट्टी होने का टाइम रहता है उस समय में चालू हो जाता है उनका एक्टिविटीज, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है, कुछ और करना है, ताकि फिर उनको रुकना पड़ जाए, और रुकेंगे फिर उसके बाद में फिर वो ओवर टाइम लगता है ना। तो अल्टीमेटली क्या होता है, कंपनी का नुकसान होता है। तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वहां पर कंसर्न हो जाता है, ठीक है ना। हायर ओवर टाइम में इंडिकेट अंडर स्टाफिंग और इनएफिशिएंसीज। अंडर स्टाफिंग की वजह से भी काफी बार हो सकता है कि 5 बंदों की टोटल रिक्वायरमेंट है बंदे कितने, 3। अब 3 बंदे हैं, 2 का शॉर्टेज है। शॉर्टेज की वजह से क्या हो रहा है, जो बंदे हैं 8 घंटा काम करते हैं लेकिन पूरा नहीं हो पाता है ना, कुछ ब्रेकडाउन हो रही है, कुछ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो रही है, और उनको रोज रोज रुकना पड़ता है ना, 2 घंटा 3 घंटा का 4 घंटे का उनका रोज ओवर टाइम लगता है। तो ये भी एक अंडर स्टाफिंग का इंडिकेशन हो सकता है। बाकी इनएफिशिएंसी के कारण भी हो सकते हैं, दोनों ही होते हैं, तो स्टडी करने की जरूरत पड़ेगी। अब एग्जाम्पल हमने क्या लिया है कि अगर मेंटेनेंस के टेक्नीशियन जो हैं 120 घंटे का उन्होंने ओवर टाइम किया है, तो आप अपना टारगेट ले सकते हैं ऑन एवरेज कितना ओवर टाइम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल पर डे का आपने ट्रैक किया, पर मंथ का आपने निकाला कि पर मंथ का मेरा मंथ ऑन मंथ ले सकते हैं। समझो कि पहला मंथ में आया 1000 आवर आया, फिर दूसरे मंथ में कितना आया 1200 घंटे हुआ, फिर तीसरे मंथ में कितना हुआ 1400 घंटे हुआ। इसका मतलब ओवर टाइम मेरा बढ़ रहा है ना, जो कि सही इंडिकेशन नहीं है। तो आप इनके कारणों को ढूंढे, अंडर स्टाफिंग है, इनएफिशिएंसीज हैं, क्या है, और
उस पर एक्शन लीजिए, मतलब रूट कॉज एनालिसिस कीजिए, उस पर एक्शन लीजिए और ओवर टाइम को आइडियली 0 कीजिए। नेक्स्ट जो है 11th इंडिकेटर दोस्तों, सेफ्टी इंसिडेंट्स। आप सेफ्टी की जहां तक बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो सेफ्टी के जो इंसिडेंट्स हैं, यानी कि इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स वगैरह कितने हो रहे हैं, ठीक है ना। लोअर इंसिडेंट्स इंडिकेट बेटर और सेफ वर्क इन्वायरमेंट, आइडियली वही होना चाहिए, है ना। तो कितने सेफ्टी के इंसिडेंट्स हो रहे हैं या एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो आप ट्रैक कीजिए उसको, 2 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, मंथ ऑन मंथ कितने हो रहे हैं, आपका इंटरनल टारगेट हो सकता है। तो आइडियली टारगेट कितना होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए भैया 0 एक्सीडेंट्स, ठीक है ना। और इंसिडेंट्स कितना होना चाहिए, आइडियली तो इंसिडेंट भी 0 ही होना चाहिए, लेकिन कुछ अगर हो रहे हैं तो उस पर रिकॉर्डिंग कीजिए, एनालाइज कीजिए और उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कीजिए। बहुत बार क्या करते हैं, जब इंसिडेंट का भी टारगेट ले लेते हैं 0, तो बहुत बार जब होती है इंसिडेंट्स तो उसका रिकॉर्डिंग भी नहीं होता है, लोग करते ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो जरा देख लीजिएगा कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, कैप्चरिंग डेटा का हो रहा है प्रॉपर, फिर एनालिसिस करके उसमें टारगेट लेके इंप्रूवमेंट कीजिए। टारगेट अपना इंटरनली आप ले सकते हैं। अब चाहे तो एक्सीडेंट को भी ले सकते हैं, मेजर एक्सीडेंट, माइनर एक्सीडेंट, उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और इंसिडेंट का भी टारगेट लेके उनको ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हो गया दोस्तों, मेंटेनेंस टेक्नीशियन प्रोडक्टिविटी। अब इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी को भी ट्रैक करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। यानी कि बंदा जो काम कर रहा है उसमें से प्रोडक्टिव वर्क आवर कितना है, या सिर्फ काम कर रहा है और प्रोडक्टिविटी के हिसाब से काम कर रहा है, दोनों में अंतर हो सकता है, ठीक है ना। हायर प्रोडक्टिविटी अगर है तो इंडिकेट करता है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो अल्टीमेटली ये प्रोडक्टिविटी जो है ये सारे डिपार्टमेंट के लिए है, चाहे तो लेबर प्रोडक्टिविटी हो गया, मेंटेनेंस टेक्नीशियन की प्रोडक्टिविटी हो गया, इंस्पेक्टर है तो उनकी, या इंजीनियर है तो उनकी प्रोडक्टिविटी, सबकी प्रोडक्टिविटी को ट्रैक करना चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल हमने लिया है, अगर एक टेक्नीशियन है 160 आवर्स एक मंथ में मेंटेनेंस टास्क में लगा रहा है, लेकिन उसमें से 120 आवर जो है वो प्रोडक्टिव है, बाकी जो 40 आवर्स का टाइम जो लग रहा है वो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में जा रहा है। अब क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। तो रेशियो क्या बनता है, 120 आउट ऑफ 160, तो 75% जो है ये जो हो रहा है इसका टाइम आ रहा है, ये आ रहा है उसका प्रोडक्टिव वर्क का। बाकी जो है 25% जो आ रहा है ये नॉन प्रोडक्टिव वर्क में जा रहा है, इसको मिनिमाइज करना है और प्रोडक्टिव वर्क को बढ़ाना है। तो जो बाकी एक्टिविटीज हैं नॉन प्रोडक्टिव वाले, उनको रिकॉर्ड करना, ट्रैक करना, एनालाइज करना, फिर उसको इंप्रूवमेंट करना होता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अल्टीमेटली किसी भी डिपार्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि अपने इंटरनल जो कस्टमर्स हैं उनका सेटिस्फैक्शन रेटिंग लेना, ट्रैक करना। फॉर एन एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है आपका इंटरनल कस्टमर, जिनके लिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट काम कर रहा है, मशीन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना, ठीक है। तो उनसे फॉर्मल फीडबैक लेना, है ना, और रेटिंग भी आप करवा सकते हैं, सर्वे रेटिंग दे सकते हैं, फॉर्म भरवा सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। और फीडबैक रेटिंग कैसे करना है, हमने एक एग्जांपल दिया है 1 2 3 4 5, आप इस तरह का स्केल, लिकट स्केल ले सकते हैं और इस पर रेटिंग करवा सकते हैं, चाहे तो इनको आप कुछ कोडिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर जितने अलग अलग पॉइंट्स हैं उनको फिर आप एवरेज आउट करके निकाल सकते हैं स्कोर। फॉर एन एग्जांपल जैसे देखिए यहाँ पे 4.5 मिला है 5 में से, आपका टारगेट हो सकता है कि हम ओवरऑल में 5 का स्कोर लेंगे, या कम से कम हमारा एवरेज जो है 4.8 आना चाहिए, 4.9 आना चाहिए। जैसे क्वालिटी हब इंडिया है, क्वालिटी ऑफ इंडिया का अगर आप देखोगे गूगल में जाके आप देखिएगा, स्टूडेंट्स हैं हमारे जो लर्नर्स हैं जो रेटिंग देते हैं, हमारा रेटिंग हमेशा 4.9 से ऊपर का आता है, ठीक है ना। ऑन एन एवरेज अगर देखोगे 4.9 4.8 से मतलब ऊपर का रहता है हमारा, हमारे कोर्सेज के बारे में, हमारे ट्रेनिंग के बारे में, हमारे एक्टिविटीज के बारे में, जो हमारे लर्नर्स, हमारे जो क्लाइंट्स रेटिंग करते हैं हमेशा हाई रेटिंग रहता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की अगर बात करते हैं तो वो क्या रेटिंग कर रहे हैं, इसको भी ट्रैक करना इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट ले लेते हैं ट्रेनिंग आवर्स पर मेंटेनेंस एम्प्लॉई। ऑफ कोर्स अगर डिपार्टमेंट चल रहा है तो मैन पावर होंगी, मैन पावर अगर है तो इनका ट्रेनिंग कैसे हो रहा है। अब ओवरऑल में एचआर डिपार्टमेंट भी टारगेट लेता है नॉर्मली, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट के जो एचओडीज होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनकी भी ओनरशिप बनती है, उनके नीचे जो टीम मेंबर्स हैं इनको डेवलप करना, है ना, ये भी ओनरशिप बनती है एचओडीज की। तो ट्रेनिंग मैन आवर का टारगेट लिया जा सकता है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल 5 मैन आवर, है ना, 5 मैन आवर पर पर्सन
पर क्वार्टर ले लीजिए या 10 मैन आवर पर एनम ले लीजिए, जो भी है, मतलब इस तरीके से टारगेट हो सकता है कि 10 मैन आवर पर पर्सन पर एनम या पर ईयर, ठीक है, या 2 दिन पर पर्सन पर मंथ, इस तरीके से कुछ टारगेट लिया जा सकता है जो भी सुटेबल लगता है। अभी जो भी चल रहा है, फॉर एग्जांपल अभी जो है ऑन एन एवरेज साल का 3.5 आवर्स का ट्रेनिंग हो रहा है पर पर्सन, ठीक है ना, पर पर्सन पर ईयर, ठीक है। टारगेट अभी जो चल रहा है करंट है 3.5, आप इसको टारगेट ले सकते हैं, इसको इंप्रूवमेंट करके हम 3.5 से इसको 6 करेंगे। ज्यादा ट्रेनिंग मिलेगा तो लोग ज्यादा स्किल्ड रहेंगे, ज्यादा सीखे हुए रहेंगे, कॉन्फिडेंस अच्छी रहेगी तो डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस भी बेटर होगा। ट्रेनिंग आप इंटरनल एक्सटर्नल करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ट्रैक किया सकता है। तो यहां पर हम जो देख रहे हैं, यहां पर क्या दिया गया है, इफ ईच मेंटेनेंस टेक्नीशियन रिसीव्स एन एवरेज ऑफ 10 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग पर मंथ, ऑन एन एवरेज समझो 10 घंटे का ट्रेनिंग लिया है, आप ट्रैक कीजिए कि कितना आपका ट्रेनिंग का टारगेट है और उसके हिसाब से कितना चल रहा है। सपोज 15 घंटे का टारगेट है, 10 घंटा ही हो रहा है तो बढ़ाना है, ठीक है ना। इस तरीके ट्रैक कर सकते हैं। और एनर्जी कंजम्पशन, अब एनर्जी कंजम्पशन आप कंपनी लेवल में भी कर सकते हैं, उसके बाद में डिपार्टमेंट स्पेसिफिक भी किया सकता है ना। एनर्जी यूज बाय मेंटेनेंस ऑपरेशन, हमने यहां पर मेंटेनेंस ऑपरेशन की बात की है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट चाहे तो अपने एरिया का रिलेवेंट जो रहता है उनको ट्रैक कर सकते हैं, बाकी ओवरऑल कंपनी का भी ट्रैक किया सकता है, काफी सारी जगहों में रहता है, ट्रैक किया जाता है और उसको फिर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की जाती है। जैसे एग्जांपल हमने लिया है, इफ द एनर्जी कंजम्पशन ऑफ मेंटेनेंस ऑपरेशन इज ट्रैक्ड एंड फाउंड टू बी 20,000 किलोवाट आवर इन ए मंथ, और इसके अगेंस्ट में आपको कुछ टारगेट है, अब जो भी है आपका टारगेट है ना। तो कहने का मतलब है अगेंस्ट टारगेट अगर आप ट्रैक करते हैं एनर्जी कंजम्पशन को भी और इसमें फिर गैप आइडेंटिफाई करके इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं, तो काफी कंपनी को बचत होगी। काफी सारी जगहों में पावर फैक्टर को भी ट्रैक किया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए और बॉटम लाइन में काफी ये ऐड करता है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 15 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो कि एक्चुअली कंपनी के लिए है, कंपनी के ऑपरेशंस के लिए हैं, कोई ना कोई तो डिपार्टमेंट इसको ओन करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, ट्रैक करेगा और इंप्रूव करेगा, है ना। तो हमने मेंटेनेंस के अंडर में इसको डाला हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं कि आपकी कंपनी के हिसाब से किस एरिया में सूटेबल हो रहा है, कौन ओनरशिप लेता है, उसके खाते में आप इसको डाल सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी सीखने का इसको मौका मिले। और हाँ दोस्तों, अगर अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे अगर आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में हो, प्रोडक्शन में हो, ऑपरेशन में हो, क्वालिटी में हो, परचेज में हो, है ना, किसी डिपार्टमेंट में हो, हमारे क्वालिटी हब इंडिया के पोर्टल पे ढेरों कोर्सेज हैं आपके लिए। आप घर बैठे सीख के अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आपकी कंपनी में किसी तरह का कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वालिटी हब इंडिया इज ए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस प्रॉब्लम्स, है ना। बिजनेस के चाहे तो प्रॉब्लम्स है या बिजनेस में आपको परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट करना है, बिजनेस एक्सीलेंस करना है, ऑपरेशनल एक्सीलेंस करना है, प्रोसेस एक्सीलेंस करना है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। हमारे पास में पूल ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, वास्ट रिसोर्सेस ऑफ ट्रेनर्स, कंसल्टेंट्स हैं जो कि आपको आपके फील्ड में सपोर्ट करेंगे। तो हमारे बारे में डिटेल जानने के लिए दोस्तों हमारे वेबसाइट www.qualityhubindia.com को आप एक्सप्लोर करें और क्वालिटी हब इंडिया के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल के स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी तरह के कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट के लिए हमें कॉन्टैक्ट करना ना भूलें। जय हिंद।